केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 3। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओमकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका द्वार संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओमकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नधवाकर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके हाथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर द्वार दोनों की देखरेख में ओमकार टंग गया। निरोग रहने पर काका द्वार के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के ऐन मौके पर वह बीमार क्या पड़े। ओमकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैर बिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओमकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पड़ाइन चाची के आ जाने से चुप लगा गए। का है ओमकार? आते ही चाची ने पूछा। यही, काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे। चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छा हो जाएगा? चाची कुछ कड़ी हो कहने लगीं। आगे नाथ ना पीछे पगहा। रुपया बटोरन के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया था, तेल उबटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची फिर बोलीं, बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओमकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओमकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो। रुपया हमसे लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गई और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगीं, तीसरी के हकदार हो। इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलकहरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता करो। तिलकहरू तो द्वार खोद मारें, लेकिन अपनी बेटी कोई ऐसे थोड़ी देगा। लोग जाने भी तो घर पर किसी बड़े बूढ़े की छां है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज़ लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओमकार, अगर ये मना भी करें तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओमकार ने वैद्य जी को बुलवाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोंगी की अगली फेंक पर बैठा, दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे
बने दीपासक्ति के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सांवर सांवर उमिरी में बरोबर बाड़े, केऊ नइखे लौकत मझोल, हाय रे जियरा। दशरथ के आलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वह जल्दी जल्दी लग्गी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमुच दी। तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगीं। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभराकर उठ गईं। अरे रे, एकदम से आन्हर हो का, पाथर लग्गी है, लचक गई, सध ना सकी, पानी गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था क्या? फाड़ का फेटा कमर में लपेटे, फुफ्ती घुटनों से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पैंदे की कालिख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूदकर नाव का अगला फेंक दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोंगी में लग्गी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंक की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप्प से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे किंतु ऊपर से नीचे तक छींटे पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज़ में पूछा, बैद जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के बाप ही तो बैद जी हैं, लेकिन घर किस टोल में है? है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर के बगल से सेमल वाला पेड़ ताकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक घना पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी बैद जी के घर की राह बता देगा। बैद जी को जल्दी से ले जाना है। अगर यही साथ चली चलती तो। चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी। तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपनी जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि बैद जी का घर नहीं मिलेगा। ना हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो कोई संग में रखवार ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई ज़रूरत नहीं है। नाव कोई चोर थोड़े ही ले जाएगा। कहीं पानी में बह ना जाए, इसी का ज़रा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैर कर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई फेड़ खूंट भी तो नहीं। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक, नहीं तो तुम जानो तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिहा कर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में ज़ोर से ठेल दिया।
नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकीं। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गईं। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुँचे तो वह पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए गुंजा दिखाई दी। नाव तो ठीक ठिकाने है? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वारा टोक दिए जाने से वह सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय की कौन जाने। और वह तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुँचे तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओमकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुँचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी, तो वह उठकर बैठ गए और वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोग भोगाव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसलिए दवा बिरो के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकाने में आ गए, चट आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहाँ से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हों वही होगा, लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दे, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वह घर से चले गए। गांव के बाहर तक ओमकार पहुंचाने आया। ओमकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखीन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वह गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधानुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक वह दौरा कर लेते थे। वह एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल माथ के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते। बैसाख में लोग साल भर की चुगतान अनाज देकर कर देते। वैद्य जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था, पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 की। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी कुछ चिंतित रहने लगे। गांव-गांव में वर की तलाश किया करते। ओमकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओमकार और चंदन। बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका
और ओमकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओमकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओमकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओमकार को पसंद कर लिया।